जानकारी दी और हमें परिचित कराया। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ और थोड़ी-सी बात करते हैं जीवन में सकारात्मक विचारों के बारे में। अपने जीवन में हम कैसे सकारात्मक बने और नकारात्मक चीज़ों को हम ठीक उसी तरह अपने दिमाग से, अपने मन मस्तिष्क से निकाल फेंकें जिस तरह से हम अपने घरों से कूड़ा-करकट निकालते हैं। आप भी मेरी बात से इत्तेफ़ाक रखते होंगे और इस काम के लिए जो आरजेएस फैमिली यानी राम जानकी संस्थान ने जिस प्रकार से मुहिम उठाई है पूरे भारतवर्ष में एक सकारात्मक अभियान के द्वारा, उसके लिए हम सब धन्यवाद ज्ञापित करते हैं आरजेएस फैमिली के लिए। हम सब आरजेएस फैमिली से हैं और इस तरह के कार्यक्रम और इस तरह के वेबिनार जिनके द्वारा सकारात्मकता जन-जन तक पहुँच रही है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो चलते हैं कार्यक्रम में आगे और अब मैं कार्यक्रम में पूरे आदर भाव के साथ जाने-माने फार्मासिस्ट और पूर्व उपाध्यक्ष एफआईपी, पीएसएआईआईएफ श्री प्रफुल्ल सेठ जी को आमंत्रित करूंगी आपके वक्तव्य के लिए। श्री प्रफुल्ल सेठ जी। वंदे मातरम। थैंक यू शबनम जी। किसी भी तंबाकू का सेवन हमारी सेहत के लिए खतरा है, इसलिए हमारी आज की वेबिनार एक समझ सकते हैं कि आत्मा की खोज हमारे लिए है, अंग्रेजी में जिसको हम सोल सर्चिंग कहते हैं। तो इसीलिए आवश्यक है कि आज का विषय भी एक सूचित विकल्प है हमारे लिए, और ये है इन्फॉर्म चॉइस टू द कंज्यूमर इज पैरामाउंट। हम जानते हैं कि तंबाकू किसी भी आकार में, स्मोक हो या स्मोकलेस हो, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा वगैरह, ये एक बड़ी समस्या है। और फिर भी तंबाकू एक लीगल प्रोडक्ट है, ये कैसे हो सकता है? एक तरफ से हम जानते हैं कि ये एक बड़ी समस्या है और दूसरी तरफ से इसको लीगल प्रोडक्ट हमने रखा है। आज का दिन विश्व भर में तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष का जो विषय है वो है तंबाकू हमारे लिए और हमारे विश्व के लिए जानलेवा है। हमारा देश भी तंबाकू के बोझ से झेल रहा है, उसको झेल रहा है, और ऐसा जाना जाता है कि तंबाकू के सेवन करने वाले में से आधे की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए इस आदत को बदलना और इसके हार्म रिडक्शन के होने वाली बीमारी से कैसे हम लोग बच सकते हैं, एक मुख्य विषय हमारे लिए है। और इसके लिए हमें इनोवेटिव सॉल्यूशंस, अभिनव उपाय को प्रोत्साहन देना चाहिए। पेशेंट सेफ्टी और कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन जो है वो काफी इस बारे में कमिटेड है, और इसी के साथ जो हमारे राम जानकी संस्थान है वो मिलके ये प्रोग्राम आज का है। और हम इस प्रोग्राम के लिए हमारे अपने बिजौंदा और मन्ना जी का इस इनिशिएटिव के लिए, इस पॉजिटिव सकारात्मक मूवमेंट के लिए बड़ा धन्यवाद देते हैं। और आपको खास करके डॉक्टर रंजना धातु प्रधानो और डॉक्टर गोपाल भारत, सभी वक्तागण और सभी पार्टिसिपेंट्स को वेलकम करते हैं। जय हिंद। धन्यवाद। प्रफुल्ल जी ने बहुत ही सारगर्भित शब्दों में अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया और हमें जिन बातों की तरफ आगाह किया है वो की नोट एड्रेस प्रस्तुत करें। डॉक्टर भारत गोपाल जी। नमस्कार, और आई होप कि मेरी आवाज सबको क्लियर सुनाई दे रही है। Is it fine? Are you able to hear me? Yes, it's loud and clear. गुड मॉर्निंग सबको, और स्पेशली बहुत ही अच्छा लग रहा है काफी दिनों के बाद प्रफुल्ल भाई को, विजौंदा, डॉक्टर अंजना थोड़े दिन पहले हम मिले थे, और बाकी सबको थैंक यू, आपने मुझे इस पे आमंत्रित किया। और जैसे कि अभी तक हम सुन रहे थे कि
टबैको या टबैको को हम जो तंबाकू का सेवन है वो किसी भी रूप में अच्छा नहीं है। तो पहली चीज ये समझना है कि जो भी मैं आगे स्लाइड्स दिखाऊंगा या जो भी हम देंगे, पहली चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि तंबाकू किसी भी रूप में बहुत अच्छा है। हम बात आज करने वाले हैं कि क्या एक इंसान जो कि तंबाकू का सेवन करता है, क्या उसको एक चॉइस मिलनी चाहिए कि उसके पास ये ऑप्शंस हैं कि अगर वो चाहे तो ऐसे तंबाकू का सेवन करे जिसमें उसका जो हार्म है या उसको जो नुकसान है वो थोड़ा कम हो। उसका मतलब ये नहीं है कि नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बहुत बार इन दोनों चीजों को मिक्स कर दिया जाता है और लोग ये समझते हैं कि एक प्रकार का तंबाकू है जो कि सेफ है, एक प्रकार का तंबाकू है जो सेफ नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि हम ये डिस्कशन सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि जैसे आपको मैं दिखाऊंगा कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो तंबाकू का सेवन छोड़ दें पर छोड़ नहीं पाते। उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या उनके प्रति एज मेडिकल प्रोफेशनल्स या एज एनजीओ क्या हमारा कोई दायित्व है कि हम उनके लिए कुछ कर पाए, उनको कुछ ऑप्शन दे पाए, या हम उनको कहें कि आपने तो ये गलती शुरू से कर ली और अब आप इसको भुगतिए और बाकी जिंदगी भी आप यही करते रहिए क्योंकि आप छोड़ नहीं पा रहे। तो उन शब्दों के साथ क्या मैं अपना स्लाइड्स प्रेजेंटेशन शेयर कर सकता हूँ? मुझे आप Yes, sir. जो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It is open, sir. या Open for you. थैंक यू। तो स्लाइड सारी मोस्टली इंग्लिश में होंगी पर मैं बात इंग्लिश और हिंदी के मिश्रण से ही करूंगा, जैसे हमारी एक नॉर्मल बोलचाल की भाषा होती है। सबसे पहले तो तहे दिल से शुक्रिया आरजीएस, टीजेएपीएस की प्लैटिनम जुबली आज़ादी के अमृत गाथा के इस फंक्शन में मुझे बुलाने के लिए, और एज अ की नोट स्पीकर ये मेरे लिए बहुत ही खुशकिस्मती है कि आप मुझे यहाँ पे आप लोगों ने बुलाया। 2 दिन बाद वर्ल्ड नो टबैको डे है, और जैसे कि स्टार्टिंग में ही किसी ने कहा कि वर्ल्ड टबैको डे के लिए एक स्पेसिफिक दिन को मुकर्रर करना जरूरी नहीं है, ये तो हमारे लिए रोज ही होना चाहिए। जैसे कि किसी भी चीज के लिए हम कहते हैं मदर्स डे है इस दिन, तो क्या हम अपनी माँ को उसी दिन याद करेंगे? नहीं। तो क्या हमारा इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को है तो हम रोज उस चीज को नहीं मानते कि हम खुशकिस्मत हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं? तो उसी तरह से टबैको जो है वो सिर्फ एक दिन के लिए याद करना और ये मीटिंग्स करने से खत्म नहीं होगा। ये एक प्रॉब्लम है जो कि वर्ल्ड ओवर की प्रॉब्लम है, पूरे संसार की प्रॉब्लम है। सिर्फ ये कोई हिंदुस्तान की या छोटे देशों की या जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन है वहां की उधर की प्रॉब्लम नहीं है। तो इस बार की जो थीम है WHO ने दी है वो है पॉइजनिंग ऑफ प्लैनेट, कि टबैको जहां से शुरू होता है इंडस्ट्री में, जहां से ग्रो करता है, वहां से लेकर जहां तक वो कंज्यूम होता है, हर पहलू पे वो किसी ना किसी को हार्म करता है और हेल्थ को डैमेज करता है। हम आज इससे थोड़ा सा हटके बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको थोड़ा सा कहा कि कितने लोग स्मोक करते हैं, ठीक है। 1880 में ये पहली सिगरेट रोलिंग मशीन बनी, और ये उस टाइम पे इंडस्ट्री के लिए तो बहुत बड़ा आविष्कार था, क्योंकि आप हजारों की संख्या में सिगरेट बना सकते थे और उनको बेच सकते थे। तो जो हाथ से बनने वाला काम था उसको इस मशीन ने बहुत तेजी से कर दिया। पर प्रॉब्लम क्या हुई? उसी तेजी से लोग उसको खरीदने लगे, उसी तेजी से लोग उसकी आदत पड़ने लगी। इंडस्ट्री तो पैसे के हिसाब से बहुत अच्छे चलने लगी। जहां जहां ये मशीनें लगती गई वहां वहां इंडस्ट्री और जो उसका फाइनेंसेस थे वो बेहतर होते गए। पर धीरे धीरे उन्होंने उसको प्रमोट करना शुरू किया। डॉक्टर्स उसको प्रमोट करने लगे, फिल्म स्टार्स उसको प्रमोट करने लगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, बिकॉज इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी सोसाइटी के लिए। आज अगर हमारे फिल्म स्टार्स पान मसाले को मतलब फिगरेटिवली अगर प्रमोट करेंगे तो कहीं ना कहीं तो उसका तंबाकू का लोग सेवन करेंगे, क्योंकि वो देखेंगे कि उनका जो फेवरेट फिल्म स्टार है वो उस एडवर्टाइजमेंट में आ रहा है। तो जैसे प्रफुल्ल भाई ने कहा कि सिगरेट एक बहुत फाइन ट्यून ड्रग डिलीवरी सिस्टम है और एक अनफॉर्चुनेटली लीगल सिस्टम है इस ड्रग को लेने का। एक तरफ हम कहते हैं कि अगर कोई ड्रग्स
को यूज कर रहा है तो उसको पकड़ लीजिए, बंद कर दीजिए, पर इस ड्रग को हम लीगली अलाउ करते हैं कि आप खरीदिए और सेवन करिए, उसके बाद आप उसके आदी हो जाइए और उसको और खरीदिए, ताकि गवर्नमेंट को और इंडस्ट्री को वो अ, जो फाइनेंशियल बेनिफिट है वो होता रहे। स्मोकिंग एक हैबिट नहीं है सिर्फ, ये प्लीज आप सब जो मुझे सुन रहे हैं ये अपने अपने सर्कल्स में बताइए, वो एक हैबिट नहीं है, ये एक तरह से क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है। जैसे आप कहते हैं इसको डायबिटीज है, इसको ब्लड प्रेशर है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर हम स्मोकिंग को ये नहीं मानेंगे तो उसका निदान ढूंढने के लिए हम किसी के पास जाएंगे ही नहीं। हम कहेंगे ये तो बुरी आदत है, ठीक है ना जी, कि ये तो कोई मान लो ब्रश अपना ठीक से नहीं करता, दांत का ध्यान नहीं रखता, तो ये बुरी आदत है। जब तक हम स्मोकिंग को एक कंडीशन नहीं मानेंगे, तब तक हम ये रियलाइज नहीं करेंगे कि ऊपर सर से लेकर पांव तक ऐसा कोई अंग नहीं है जहां पे स्मोकिंग इफेक्ट ना करे। हमें लगता है कि ये सिर्फ फेफड़ों को इफेक्ट करती है, कभी कभी लगता है कि ये कैंसर कर लेगी, पर अगर आप देखें तो सर से लेकर पांव, चाहे वो विमेन डिजीज हो, चाहे वो पेट का डिजीज हो, चाहे वो लंग्स का डिजीज हो, चाहे वो दांतों का हो, सर का हो, हर चीज को स्मोकिंग और टबैको इफेक्ट करता है। इट इज एडिक्टिव, इट इज लीथल, फाइनली सबको मार ही देता है। अगर आप 35 साल के बाद आप स्मोकिंग करी जा रहे हैं तो एवरी ईयर यू स्मोक यू लूज 3 months, यानी कि हर 1 साल स्मोक करने के बाद 3 महीने आपकी जिंदगी कम हो जाती है। तो आप सोचो कि एक स्मोकर ऑलमोस्ट 10 साल अपनी लाइफ खो देता है। तो अगर वो स्मोक ना करता और उसका ध्यान 60 साल में हुआ तो वो 70 साल जी लेता। ये सिंपल उसका अर्थ है। तो सोचिए हम अपनी लाइफ को कम कर रहे हैं। ये एक डिपेंडेंस है, ये एक एडिक्शन है, ये एक आदत है जिससे हम लत, आप कहिए आदत से बेहतर वर्ड होगा कि ये एक लत है जिसको हमें लग जाती है। करोड़ों लोग संसार में इसको यूज करते हैं, कितनी जानें इससे जाती हैं। हमने कोविड को पेंडेमिक बना दिया, इतने साल तक हमने इसको पेंडेमिक क्यों नहीं माना? क्योंकि हम मानते तो सारे लोग जागते, सारी सरकारें जागती, और उसका नुकसान शायद ये होता कि सारी इंडस्ट्री को बंद करना पड़ता, जो कि अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो पॉसिबल नहीं है। वो हम इतनी आगे जा चुके हैं कि उसको 1 दिन, 2 दिन, 2 साल, 4 साल में बंद करना शायद ना मुमकिन। कि जो भी सर्वे हुए उसमें आप देखेंगे कि हर तरह का हमारे यहाँ बीड़ी, हुक्का, गुटखा, हर तरह की चीजें मौजूद है जो कि हम स्मोक करते हैं। और एज यूजुअल हम चाइना के बाद नंबर 2 पे हैं मैक्सिमम टबैको यूज करने वाली कंट्री। तो होता क्या है, हम तंबाकू लेते हैं, हमारा ब्रेन को बहुत अच्छा लगता है, सिंपल टर्म्स में ब्रेन में कुछ ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जो हमें प्लेजर देते हैं, हमें लगता है वाह क्या बढ़िया। तो हमारा जो तंबाकू के कारण जो वो केमिकल्स हैं हमें अच्छा फील कराते हैं। तो जब कोई छोड़ता है तो ब्रेन कहता है भाई और ले लो, उसको हम क्रेविंग कहते हैं। हम और लेते हैं, हम और हमें जरूरत लगती है। अगर हम उसको छुड़वा देंगे एकदम से तो विड्रॉल सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो जो एक प्लेजर की फीलिंग थी वो खत्म हो गई। तो इंसान को लगता है मुझे और चाहिए, मुझे कहीं से भी चाहिए। इंटरवेंशन बहुत हैं, एज अ मेडिकल प्रोफेशनल हमारे पास चीजें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर उसमें विल पावर है तो वो छोड़ देगा। अगर हम एक सपोर्ट ग्रुप्स बनाएं, जैसे कि ये संस्थाएं हैं, ये लोगों के पास जाएं जो स्मोक करते हैं, उनके 30-30, 40-40 के ग्रुप बनाएं, उनको समझाएं कि देखिए इसमें क्या खराबी है। तो उन चीजों को रिपीटेडली समझाने से बहुत सारे लोग, ये देखा गया है कि उसको छोड़ने से कम कर देते हैं। जो छोड़ रहे होते हैं और हार रहे होते हैं उस लड़ाई को, वो सब ये जो सपोर्ट ग्रुप्स हैं, जैसे आप लोगों के सपोर्ट ग्रुप्स हैं, इन लोगों ये अगर हम लोगों के पास पॉपुलेशन में, सोसाइटी में जाएं तो ये बहुत हेल्प कर सकते हैं। फिर साइकोलॉजिकल थेरेपीज हैं, दवाइयां हैं, पर प्रॉब्लम यह है कि जितनी भी दवाइयां अवेलेबल है, स्मोकिंग अभी भी प्रॉब्लम है, क्योंकि किसी की भी 100% सक्सेस रेट नहीं है। इनफैक्ट सक्सेस रेट तो बहुत ही बहुत कम है, क्योंकि ये एक दवाई या एक इंटरवेंशन से नहीं ठीक हो सकता, हमें सब कुछ करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रह जाती है कि बहुत लोग सोचते हैं हम छोड़ दें, पर अगर आप यूएसए की फिगर्स देखें तो सिर्फ 7.5% लोग जिन्होंने कोशिश करी, विल पावर बनाई, उसमें से 10% से भी कम लोग सक्सेसफुली स्मोकिंग को छोड़ पाए। तो आप खुद देखिए, एक बार ये लत लग गई तो बहुत दिक्कत है। अब ये सारे लोगों के लिए हमारे पास क्या कोई ऑप्शन है? एज अ सोसाइटी, एज अ मेडिकल प्रोफेशनल, कोई बात, इस चीज की कोई बात नहीं करता। हम हार्म रिडक्शन के कंसेप्ट की बात करते हैं। हम गाड़ी चलाते हैं, क्या हम सीट बेल्ट पहनते हैं? हम मोटर बाइक बिना हेलमेट्स के नहीं पहनते, गवर्नमेंट चालान करती है। ये सब आपके अगर कभी एक्सीडेंट हो जाए तो आपको बचाने के लिए है।
इतने साल तक हर एनजीओ, हर गवर्नमेंट, जब एचआईवी आया तो कॉन्डम यूज, सेफ सेक्स, इसके बारे में सब लोगों ने बताया। तो ये भी एक प्रकार का हार्म रिडक्शन। तो ये हार्म रिडक्शन कोई नई चीज नहीं है। इनफैक्ट जितनी बीमारियां हैं उसमें बहुत सारी बीमारियों को हम जड़ से खत्म नहीं कर पाते, हम उनको दवाइयां देके उस बीमारी का जो हार्म है उसको कम करते हैं। तंबाकू के विषय में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं, स्पेशली जो निकोटीन है, जो अंदर उसके केमिकल है, जिसके करके क्रेविंग होती है, जिसके करके वो आप महसूस करते हैं कि मेरे को और चाहिए, वो अलग अलग फॉर्म्स में अवेलेबल है। तो प्रॉब्लम ये है कि हम कितनी बार निकोटीन और जो तंबाकू है उसको भी एक मान लेते हैं। निकोटीन तो एक लो रिस्क मटेरियल है। ये तो एक, अगर आप देखें तो चाय की पत्ती में भी एक पर्टिकुलर अमाउंट का होता है, तो उसकी अपनी कंजम्पशन का कोई बहुत नुकसान नहीं है। प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम निकोटीन को एक मात्रा से ज्यादा यूज करते हैं, जब हम उसको जला के यूज करते हैं, जब हम उसको चबाते हैं, उनका एक अलग फॉर्म हम रिलीज करते हैं, जिसके करके वो खराब हो जाता है और उसमें बहुत सारी कंट्रीज ने इसके बारे में सोचा और उन्होंने ये कहा कि जो नई प्रकार की डिवाइसेस आई हैं, जिनको उन्होंने मेरे हिसाब से गलत टर्म दी, ई सिगरेट, क्योंकि जैसे ही हमने उनको ई सिगरेट बोला तो वो सिगरेट के बराबर आ गई। वो बेचने के लिए अच्छा था, पर वो एक लोगों की तरफ उसको समझाने के लिए वो सही चीज नहीं थी। इसको हम ये कहते हैं कि ये मान लीजिए निकोटीन डिलीवरी डिवाइसेस हैं, ठीक है, तो उस तरह से हम बात करते तो शायद उसको लोगों तक पहुंचना आसान होता। बहुत सारी कंट्रीज ने इन चीजों को अलाउ किया एज पार्ट ऑफ देयर स्मोकिंग सेसेशन प्रोग्राम, कि अगर आप स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और आप उन सिर्फ 7.5% के अलावा हैं, जब कि भाई आप छोड़ नहीं पा रहे, तो अंडर सुपरविजन आपको ये पदार्थ दिए जाएंगे, निकोटीन को सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, ताकि आपको वो क्रेविंग ना हो और धीरे धीरे फिर आप उसको विड्रॉ करने की कोशिश करें। तो ये सारी चीजें अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में, कहीं ना कहीं लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ नॉलेज के अंदर ये कहीं ना कहीं दब गई और ये सोसाइटी तक नहीं पहुंच पाई, या उसका जो एक जिन लोगों की जो पॉलिसी मेकर्स हैं वहां तक ठीक तरीके से नहीं पहुंचा। पर फिर मैं आपको बहुत जरूरी चीज, ये मत सोचिए, या ये कोई अगर सुन रहा है तो सोचे कि जितने भी ये ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो ई सिगरेट्स हों, चाहे वो हीट नॉट बर्न टबैको हों, ये आप ये कहें कि ये इंसान के लिए 100% सेफ हैं, बिल्कुल ही नहीं, कतई नहीं। ये हम बात कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो सिगरेट की लत में फंसे हुए हैं, जो तंबाकू की लत में फंसे हुए हैं और उसको छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और छोड़ नहीं पा रहे। तो हम उस लार्ज पॉपुलेशन को हार्म रिडक्शन कैसे दें? Public health benefit is not about finding only the option, but finding the right balance between the low risk and high popularity. तो आप ऐसी चीज पब्लिक को दे सकते हैं जो वो आराम से यूज कर पाए और उसका रिस्क कम हो, तभी उसका पब्लिक हेल्थ बेनिफिट होगा। अगर आप कोई ऐसी चीज लेंगे, मान लीजिए मैं एक दिक्कत लगा दूं कि कल से सिगरेट नहीं बिकेगी, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे पब्लिक, बिकॉज उसकी पॉपुलैरिटी विल बी जीरो और उसमें क्रेविंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। जो मैंने कहा ये मैंने अपने मन से या अपनी सोच से नहीं कहा, दिस इज ऑल बीन प्रूवन बाय लॉट ऑफ मेटा एनालिसिस, या लोगों ने शोध किए, ढूंढा कि ये सारे करके कैसे हैं। वो शोध क्योंकि कम लोगों में कर पाते हैं, क्योंकि आप देखिए सिगरेट या इनके लिए आपको गवर्नमेंट से फंडिंग नहीं मिल सकती कि आप कहें मैं अगर चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि अगर मैं किसी को ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट दूं तो क्या होगा, इसके लिए फंडिंग मिलना बहुत बहुत मुश्किल है। अगर मैं इंडस्ट्री से फंडिंग लेता हूं तो वो बायस फंडिंग भी हो सकती है उस सब के ऊपर। तो यहाँ ये प्रॉब्लम फंस जाती है कि कुछ कंट्रीज जहाँ पे अलाउड है, ये वहां के रिसर्च पेपर्स हैं जो ये बताते हैं कि अगर आप सिगरेट छोड़ना चाहते हैं तो अगर उसके अंदर ऑल्टरनेटिव ये निकोटीन डिलीवरी सिस्टम्स यूज किए जाएं, सो दे लीड टू बेटर एंड अर्लियर स्मोकिंग सेशन देन कुछ और ना करने। इनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, इसमें बहुत सारे, अगर पदार्थों को गलत यूज किया जाए तो लंग्स के ऊपर निमोनिया हो सकता है, डेथ हो सकती है। तो डेफिनेटली इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है रेगुलेशन। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ क्या हुआ कि 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एडवाइजरी दी इन सब पदार्थों के खिलाफ, सर्कुलर्स आए और होते होते एक आईसीएमआर का व्हाइट पेपर आया जिसको कुछ लोगों ने रिव्यू किया और फाइनली एक दिन ये टोटली बैन हो गया गैजेट के थ्रू। अब उससे हुआ क्या, ना आप रख सकते हैं, ना आप रिसर्च कर सकते हैं, ना आप किसी को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। जबकि चाहिए क्या था, हमें रेगुलेशन चाहिए थी। हमने कहा रेगुलेशन तो हम नहीं कर पाएंगे,
शायद कहीं ना कहीं हम ये माने एज अ सोसाइटी कि हम लोगों को नहीं रोक पाएंगे। एक बार लोगों ने यूज करने शुरू किया तो कहीं ये ना हो कि जैसे सिगरेट 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 हो गया, वैसे ये ई सिगरेट या ये भी वैसे ही बिकने लग जाए, जिनके ऊपर कोई कंट्रोल ना हो। तो हम अपनी ना रेगुलेशन को ना करने के कारण हमने उसको टोटली बैन कर दिया। हम प्रोडक्ट क्वालिटी नहीं इंश्योर कर पा रहे थे। हमें ये नहीं पता था कि किसको दें, जिसको चाहिए उस तक पहुंचेगी। कहीं ये तो नहीं कि छोटा बच्चा स्कूल में उसको पेन ड्राइव की तरह लेके जाए और यूज करने लगे। बिल्कुल जायज सी बात है। तो इन सब पे तो रेगुलेशन, सोसाइटी की एजुकेशन, उन सब पे डिपेंड करता है ना। आज भी छोटे बच्चे सिगरेट यूज नहीं करते क्या? बहुत सारे एडोलेसेंट यूज करते हैं स्कूल्स के अंदर। तो वो हमारे जिन परिवार में आप उनको पढ़ाएंगे, समझाएंगे, तो लोग नहीं भी करेंगे। तो अपने कैसे हम अपने बच्चों को, नेक्स्ट जनरेशन को समझाते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। तो हमें एक रीजनेबल, प्रोपोर्शनेट और रियलिस्टिक रेगुलेशन की जरूरत है, ना कि कंप्लीट बंद। सो हमें इन सब चीजों से ये सीखना है कि तंबाकू किसी भी फॉर्म में अच्छा नहीं है। बहुत लोग उसको यूज करते हैं और उससे उनकी जान जाती है। क्या जो लोग छोड़ने की कोशिश करते हैं सब सक्सेसफुल होते हैं? अनफॉर्चुनेटली नहीं होते हैं। क्या हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। क्या हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल हाँ। तो उसके लिए हमें एकजुट होके सोचना पड़ेगा, पहुंचना पड़ेगा, राइट। जो सही दरवाजे हैं उनको खटकाना पड़ेगा। इसमें आपको इनोवेटिव कैंपेन्स चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी का यूज चाहिए, रिसर्च चाहिए, एकेडमिशियंस हमारे साथ यहाँ बैठे हैं। कहीं ना कहीं उन सबको, सारे स्टेक होल्डर्स को साथ मिलके तभी हम गवर्नमेंट तक पहुंच पाएंगे कि जी हम अपने लोगों को एक चॉइस दें कि क्या उस वो यूज जो करना चाहते हैं उनके पास एक इन्फॉर्म्ड चॉइस हो कि देखिए इसमें इतनी दिक्कत है, इसमें इतनी। आप छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, छोड़ दीजिए, बेस्ट है। नहीं छोड़ पा रहे तो ये ऑप्शंस है, पर वो अंडर गाइडेंस हो। कौन उसको गाइड करेगा, कौन सी संस्थाएं गाइड करेंगी, कितने डॉक्टर चाहिए, ये सब चीजों पे एक प्रॉपर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होना चाहिए, जिससे हम आगे इस चीज को बढ़ा सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर भारत गोपाल जी। आपने बहुत ही विस्तार से और बहुत ही अच्छी तरह अपने पीपीटी के जरिए आपने बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स देके तंबाकू किस तरह हमारे लिए खतरनाक है, और एक ही शक्ल में नहीं, चाहे वो किसी भी शक्ल में हमारे पास है, हमारी जेब में है, तो वो पूरी पूरी मौत की निशानदेही है। और अगर हम ये कहें कि तबाह होने के लिए नशा करना ही काफी है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि हम सबका यही है सपना, हम सबका यही है सपना, नशा मुक्त हो भारत ही नहीं, ये पूरा जहां अपना। कार्यक्रम में अब मैं हमारे आज के 70वें वेबिनार की मुख्य अतिथि, मुंबई की प्रख्यात रोबोटिक सर्जन डॉक्टर रंजना धानु जी को पूरे आदर भाव के साथ आमंत्रित करूंगी उनके एड्रेस के लिए। डॉक्टर रंजना धानु। मैम आप प्लीज अनम्यूट योर माइक। योर माइक इज ओके। Yeah. अभी गुड? Okay. अब सुनाई दे रहा है? Yeah. नमस्ते। Loud and clear. Loud and clear. नमस्ते। सो मैं पूरी कोशिश करूंगी हिंदी और इंग्लिश में ऐसे कॉम्बिनेशन करके बात करने की जिससे मेरा मैसेज आपको क्लियर हो। तो पहली बात तो शबनम जी, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। नहीं, मराठी में भी बोल सकते हैं, मराठी में भी बोल सकती है। जरूर, थैंक यू फॉर गिविंग मी दैट लिबर्टी। तो बेजॉन जी, थैंक यू वेरी मच। हमारी जो लास्ट मीटिंग हुई तब मैं आप सबसे मिली हूँ, एंड इट हैज गिवन मी दैट काइंड ऑफ इनिशिएशन के हाँ, विमेन हेल्थ के लिए और जनरल पॉपुलेशन ऑफ एट लार्ज के लिए मैं कुछ ना कुछ कर सकूं। तो बेसिकली मैं हूँ मिनिमल एक्सेस सर्जन, मैं लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जन हूँ जो 30 सालों से इस फील्ड में काम कर रही हूँ। मगर विमेन्स हेल्थ, ये जो मेरा टॉपिक मैं हमेशा सोचती हूँ, तो मैं अलग अलग टॉपिक्स पर पेशेंट एजुकेशन प्रोग्राम्स करती हूँ, मीडिया के थ्रू करती हूँ। तो इसीलिए मैं आज इस मंच पे आई हूँ ताकि मैं अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस आपको बता सकूं। अब जब भी हम देखते हैं कि नो टबैको डे के बारे में हम जब बात करना चाहते हैं, तो ये अंडरस्टैंड करना है कि टबैको कितना हानिकारक है। जब हम मीडिया में देखते हैं, जैसे मूवी थिएटर में गए, तो मोस्टली
प्रोमिनेंस क्या बताते हैं कि किसी का टंग कैंसर है या चीक कैंसर है या लंग कैंसर है, एंड दैट इज इट। मगर ये जो सिगरेट सेवन में जो टार होता है, जो डामर होता है, उसकी वजह से जो बॉडी में इफेक्ट्स होते हैं, ये औरतों में अलग अलग तरह से इफेक्ट कर रही है आज। तो उस बारे में मैं आपको थोड़ा हाईलाइट करके बताना चाहती हूँ कि अगर हम ब्रेन से शुरू करें तो सिगरेट सेवन से हम देख रहे अल्जाइमर्स यानी भुलक्कड़पना या जो डिमेंशिया है, ये एक सेट इन हो सकता है। दूसरी बात, विमेन में एजिंग जल्दी हो जाती है, चेहरे पर झुर्रियां आना, पिगमेंटेशन होना, आंखों में एक ग्लासी लुक जैसे आना, भुलक्कड़ हो जाना, मेमोरी लॉस होना। फिर और सबको तो पता है कि ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन है, मगर जो औरतें सेवन करती है सिगरेट के 5 साल से ज्यादा, और अगर उनकी फैमिली में कोई हिस्ट्री हो तो उनको और भी हाई रिस्क बन जाता है ब्रेस्ट कैंसर का। लंग कैंसर तो हम सभी जानते हैं कि प्रॉब्लम है, मगर यूट्रस और ओवरीज पे जो हो रहा है आज, वो ये प्रॉब्लम है कि इनफर्टिलिटी यानी एक क्वालिटी कम होना। एंटी म्यूलरिन हार्मोन जो हम कहते हैं, वो एक ऐसा हार्मोन है जिससे हम किसी औरत की फर्टिलिटी लेवल जान सकते हैं। और हमने ये देखा है कि जब भी कोई औरत सिगरेट का या टबैको का सेवन कर रही है तो उसमें AMH लेवल्स बहुत जल्दी उम्र में ड्रॉप होने लगती है। मेन आर बॉर्न लकी, कोई 95 इयर्स का आदमी किसी भी उम्र में बच्चा पैदा कर सकता है, मगर औरतों की एक लिमिटेड रिप्रोडक्टिव एज है। आइडियल एज रिप्रोडक्शन की होती है 30 साल से पहले, मगर आज जो हम देख रहे हैं, लड़कियों को करियर ओरिएंटेड होना है, उनको सेटल होना है, आइडियल लड़का मिलना चाहिए, तो इसमें जो है लड़कियों की एज फॉर मैरिज आगे बढ़ रही है। और इसके साथ अगर इन चीजों का सेवन हो तो हम देख रहे हैं कि फर्टिलिटी लेवल्स बहुत ड्रॉप होते हैं, AMH लेवल ड्रॉप होते हैं, और फिर यहाँ पर असिस्टेड रिप्रोडक्शन और फिर किसी का oocyte यानी अंडा लोन लेना या oocyte डोनेशन लेना, ये सब चीजें बढ़ रही है। तो हमको जितना चाहे, हम चाहते हैं कि हम नेचुरल जितना रहे और जितना क्लोज टू नेचर रहे, ये हम चाहते हैं। तो इसीलिए एम्फेसिस जो है वो हेल्थ पर रखना है। इसके आगे इसका असर ये भी हो सकता है कि प्रीमेच्योर मेनोपॉज है, तो जो मेनोपॉज की नॉर्मल उम्र है 42 to 53 इयर्स, हम देखते हैं कि जो औरतें सिगरेट का सेवन करती हैं उनकी मेनोपॉज कभी 37 इयर्स में, कभी 38 इयर्स में हो जाती है। और इसका डिलेड इफेक्ट एक और भी है, जो ऑस्टियोपोरोसिस है, हड्डी कमजोर होना, फ्रैक्चर्स होना, तो ये और सर्वाइकल कैंसर। तो ये सब अगर इतनी सारी चीजों में अगर अल्कोहल ये स्मोकिंग इफेक्ट कर रहा है और टोबैको इफेक्ट कर रहा है, तो हम सोचते हैं कि आइडियली टोबैको शुड बी बैंड टोटली। मगर ये तो सिचुएशन ऐसी है जो सुबह से हम बात कर रहे हैं कि हम इसको टोटली बैन नहीं कर सकते हैं। तो व्हाट आर द ऑप्शंस, या किसी को हम हेल्प कैसे कर सकते हैं? अब एक बात जानना बहुत जरूरी है कि जो ह्यूमन माइंड है, इसका मोटिवेशन बहुत 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 ऊंची मात्रा में है। क्योंकि मैं अपनी एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि मेरे पास जो लड़कियां 10-12 साल से सिगरेट, अगर 6-7-8 सिगरेट रोज पी रही है, मगर जिस दिन मैं उनको कहती हूँ कि यस यू आर प्रेग्नेंट, उसका जो बॉन्ड उस बच्चे के लिए हो जाता है, वो एक दिन में वो सिगरेट छोड़ सकती है। तो हमने ये पॉइंट बहुत नोट करना जरूरी है कि काउंसलिंग, हम जो कहते हैं कि नहीं ये एडिक्शन है, यस भरत जी मैं आपके साथ बहुत कोऑपरेट करके कहती हूँ कि ये एडिक्शन है, मगर इसके ऊपर भी एक ह्यूमन मोटिवेशन की जो ताकत है, इसको अगर हम बढ़ा सकते हैं, और कैसे, जो हम आज इस मंच पे है या मीडिया या पेशेंट एजुकेशन प्रोग्राम से अगर ये एम्फेसिस कर सके कि हो सके जितना आप जितने जल्दी इसको छोड़ सके, छोड़ने की कोशिश कीजिए। अब ये जो बैन आ चुका है, इससे क्या हो रहा है कि कंज्यूमर को राइट ऑफ चॉइस नहीं रहा है। अगर किसी कंज्यूमर का मन इतना स्ट्रांग नहीं है और वो चाहती है कि मैं इतना स्ट्रांग जो है निकोटीन इफेक्ट या टोबैको का इफेक्ट ना सेवन करते हुए, मुझे थोड़ा ऑप्शन चाहिए कुछ और, अभी जो ई सिगरेट से एंड्स जो है वो ब्लॉक कर दिया है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ऑफिशियली या अनऑफिशियली लोग इसको बाहर से लेकर आ रहे हैं, तो उतना इकोनॉमिक लॉस तो हो ही रहा है कंट्री को। प्लस बाकी की जो ऑप्शंस है निकोटीन या सिगरेट के इफेक्ट्स कम करने के लिए, डी एडिक्शन के लिए, वो प्रोडक्ट्स अभी सोसाइटी में अवेलेबल है। तो हम कहते हैं कि कीप इट ऑल और नन, एक तो आप रखिए या फिर आप टोटली बैन कर दीजिए, बट टोटल बैन इज वेरी डिफिकल्ट। तो मुझे ये कहना है कि कंज्यूमर को चॉइस देना चाहिए, मगर ये भी है कि अगर
अभी वेप्स या एंड्स अगर हम फ्रीली अवेलेबल करते हैं तो आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए। वो सोचते हैं कि देखो इसमें जो है स्मेल नहीं आता है, इसमें जो है मुझे 150 फ्लेवर्स है, ये मैं क्लास में भी वेप कर सकता हूँ, ये मेरे घर में कोई डिटेक्ट नहीं कर सकेगा। तो इसमें से जो यूजुअल एडिक्शन की जो एज है बच्चों की 14 टू या 12 टू 16 इयर्स, इसमें जो है बच्चे अगर इस लत में एडिक्शन में पड़ते हैं तो इससे आगे वो जाकर ये बिगिनिंग हो सकता है, ये इसका इल इफेक्ट है और इसमें से वो आगे सिगरेट या बाकी के एडिक्शंस में भी जा सकते हैं। तो जैसे हमारे मेडिकल अबॉर्शन के लिए हमारा मिज़ोप्रोस्ट टैबलेट है जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, तो जैसे भरत जी ने कहा कि जिसके लिए अवेलेबल कराना चाहिए, अगर गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज ये करती है कि ये रिक्वायर्ड फॉर सो एंड सो और प्रिस्क्रिप्शन पर अगर हम इसको गौर करके अगर अवेलेबल करा देते हैं तो ये बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट हो सकता है। मगर इसके लिए बहुत स्ट्रिंजेंट, जैसे अब देखिए मैं मिज़ोप्रोस्ट टैबलेट जो अबॉर्शन पिल है वो प्रिस्क्राइब करना चाहती हूँ तो मुझे 3 जगह इसका नोटिफिकेशन करना पड़ता है, हॉस्पिटल रिकॉर्ड में, म्युनिसिपैलिटी रिकॉर्ड में और नर्सिंग होम में या फार्मेसी में। तो अगर इन 3 चीजों में इसका रिकॉर्ड है तो नेचुरली जो प्रिस्क्राइब कर रहा है और जो उसका यूज भी कर रहा है उस पर थोड़ी सी जिम्मेदारी आ जाती है। तो दैन कीपिंग इट अवेलेबल राउंड द क्लॉक फॉर एवरीबडी, जहां भी हो, स्टोर्स में है, यहाँ है, वहां है, अवेलेबल करने से अच्छा अगर रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने इसका स्ट्रिंजेंट यूज फॉर डी एडिक्शन अगर यूज किया, जैसे मॉर्फिन है हमारे पास, जब पेशेंट्स को सीवियर पेन होता है, कैंसर के पेशेंट से सीवियर पेन होता है, तभी अंडर प्रिस्क्रिप्शन के 2 डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन लेकर आईसीयू के इंटेंसिविस्ट का प्रिस्क्रिप्शन लेने के बाद ही मॉर्फिन उस पेशेंट को पेन किलर के तौर पे दिया जाता है। तो अगर हमको सोसाइटी एट लार्ज को अगर हेल्प कराना है तो हम सोचते हैं कि इस तरह से सिलेक्टिवली एज ए ट्रीटमेंट मॉड्यूल अगर हम इसको एंड्स को अगर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं तो दैट विल बी वन ऑफ द बेनिफिशियल फैक्टर्स फॉर सोसाइटी एट लार्ज। क्योंकि हमारा मेन प्रॉब्लम ग्लोबली ये है कि सिगरेट का सेवन करने वाली पॉपुलेशन बहुत ह्यूज है और ये हमारा अगर ड्रीम भी हो कि हम इसको अबैंडन करना चाहते हैं टोबैको को, तो एक ही है कि एक तो हम मोटिवेशन करें अपने बच्चों को, अपने सोसाइटी को, अपनी औरतों को, अपने बुजुर्गों को, और अगर ये ना हो सके तो फिर कंज्यूमर को अलग अलग ऑप्शंस जो उनके हेल्थ के लिए अच्छे हो वो देना बहुत मैं उचित समझती हूँ। तो इस माध्यम से मेरा ये कंट्रीब्यूशन आज रहा है। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर इनवाइटिंग मी। मगर मैं हमेशा, जैसे मैं जब मन्ना जी से मिली दिल्ली में, जब हमारी लास्ट मीटिंग हुई 6 अप्रैल को, तो उस हिसाब से भी मेरा ये कहना है कि जब भी कोई ऐसा इनिशिएटिव हो, आई विल बी मोर देन विलिंग टू कंट्रीब्यूट इन ऑर्डर टू सी दैट आई कैन डू द बेस्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। इसके साथ मैं अपना ये छोटा सा एड्रेस आज सुबह समाप्त करना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। सो नाइस डॉक्टर रंजना धानु, बहुत ही अच्छा आपने बोला है और आपने जिन जिन चीजों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहा है वो वाकई में बहुत ही बेनिफिशियल होंगे अगर हम उन्हें अपने जीवन में उतारते हैं। और आपने जो महिलाओं के बारे में, नशा जो महिलाएं लेती हैं उन पर क्या क्या बुरे प्रभाव पड़ते हैं उनके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से अपने वक्तव्य में बताया है। और मैं एक बार फिर कहूंगी कि शायद तंबाकू का अंजाम मौत का पैगाम है। इस बात से आप भी इत्तेफाक रखते होंगे कि तंबाकू जो है वो अंजाम उसका, आप उसे अभी कोई भी व्यक्ति जो नशा कर रहा है या उसे क्षणिक उत्साह के रूप में ले रहा है, लेकिन उसका अंजाम डेफिनेटली मौत है और उस मौत से उसे कोई भी बचा नहीं सकता। तो इस तरह से धीरे धीरे कार्यक्रम बहुत ही रोचक होता जा रहा है, वेबिनार में रोचकता बहुत ही बढ़ रही है और अब मैं इस रोचकता को आगे बरकरार रखने के लिए आमंत्रित करूंगी जाने माने अंतर्राष्ट्रीय कंज्यूमर पॉलिसी के विशेषज्ञ प्रोफेसर बिजॉन कुमार मिश्रा जी को, जो कि आज इस वेबिनार के अध्यक्ष हैं और अध्यक्षीय उद्घोष यानी कि अध्यक्षीय प्रेसिडेंशियल एड्रेस के लिए आपको आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर प्रोफेसर बिजॉन कुमार मिश्रा जी। Thank you. Can you hear me? Yeah. Yes, loud and clear. Very good. So Dr. Shabnam ji, great anchoring, and I really feel very proud. I can see a lot of my good friends today
on a Sunday morning as usual. Thanks to RJS परिवार, सारे परिवार के लोगों को नमस्कार और प्रणाम. आप लोग हर संडे को एकत्रित होते हैं कोई ना कोई सब्जेक्ट्स को लेकर, एंड एज आई कैन सी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे. और जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी दैट ये स्पीड को हम बरकरार रखे हैं और सस्टेन कर रहे हैं, बहुत ही जरूरी है. I would like to I thank personally Dr. Ranjana Dhanuji for coming as the chief guest for this occasion, Dr. Bharat Gopal, प्रफुल्ल भाई, हमारे प्रकाश झा जी, हमारे जो बोर्ड मेंबर हैं जो जुड़े हैं हम लोग के साथ, and of course my dashing and dynamic lady members, Ranjan Ben and my friend पुष्कर बालाजी, नमस्कार. बहुत दिन बाद आपको देख रहे हैं हम और अच्छा लगता है जब आप लोग जुड़ जाते हैं. आई फील वेरी प्राउड दैट आप लोग इस काम को आगे ले जा रहे हैं. आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट. और जैसे स्पीकर्स लोग बड़े ब्यूटीफुल मैनर से सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाया है इस बात को, कि तंबाकू is not a habit. डॉक्टर भरत गोपाल ने बहुत ब्यूटीफुल चीज बताया. It is not a habit. It is a chronic disease. So what do? आप एक लीगल प्रोडक्ट अलाउ किए हो मार्केट में बेचने के लिए. All over the world it is being traded. India is the second largest country in exporting of tobacco leaves in the world. Second largest, next to China, India. And today, unfortunately, every 8 seconds we lose one life in our country. By the time we finish this conference today, this interaction, you would have lost 650 people in this 1.5 hours. My contention is you have a legal product. You are giving choice to the consumer with all the options, and you are regulating the 10 products which are in the schedule of the COPTA Act, जो 2003 में हम लोग वो कानून लाए, जिस कानून के तहत टोबैको कंजम्पशन को, डिस्ट्रीब्यूशन को, एडवर्टाइजिंग को हम लोग रेगुलेट कर रहे हैं. और ये बना क्योंकि सारे विश्व भर में जितने यूएन कंट्रीज हैं, 196 ऑड कंट्रीज, इसको रेटिफाई किया, एंड द फर्स्ट ग्लोबल ट्रीटी वाज साइंड in the year 2004, and it came into force in 2005. And India was one of the leading countries in taking the leadership under the Framework Convention of Tobacco Control to bring norms or to bring regulation around the world, which is part of the country's constitution. काफी 4 साल तक डिबेट हुआ. हम जाते थे, भाग लेते थे इस डिस्कशन में, और कंज्यूमर के बिहाफ में भाग लेते थे, ये कहने के लिए कि while the consumers have the right to choice, the most important issue is how do you make consumers aware about the harm caused due to the tobacco consumption. And it was all agreed under the Framework Convention of Tobacco Control that while we will talk about interventions which will protect the passive smokers, लोग कहीं भी स्मोक करते थे पहले, अब नहीं कर पाते हैं, उनको एक बंद दरवाजे के अंदर स्मोक करना पड़ता है. यदि फैमिली ऑब्जेक्ट करता है तो उनको बाहर जाकर स्मोक करना पड़ता है, घर के अंदर नहीं कर सकते हैं. तो इस ढंग के पाबंदी आने लगे. स्कूल के सामने आप नहीं बेच सकते हो, कॉलेज के सामने आप बेच नहीं सकते हो.
आपको एक दूरी रखना पड़ेगा। कई कानून आए, हमको याद है हम लोग जब पब्लिक प्लेसेस को डिफाइन किया कि कहां पर आप स्मोक कर सकते हो, कहां पर आप स्मोक नहीं कर सकते हो, तो हम लोग एक 24/7 कंज्यूमर हेल्पलाइन निकाले विद द सपोर्ट ऑफ द हेल्थ मिनिस्ट्री, ताकि यदि कोई पैसिव स्मोकर ये देखे कि हमको जबरदस्ती स्मोक करना पड़ रहा है जबकि हम स्मोकर नहीं है, तो वो कहां शिकायत कर सके। और ये हेल्पलाइन 24 घंटा चलता था, ऑल 365 डेज, लोगों को मदद करने के लिए। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी ओनली 5% क्विट करता था और एग्री करता था कि हम क्विट करेंगे, या वो ये मानते थे कि हम और कुछ उपाय लेंगे जिससे हम उसको ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस लेंगे जिससे हमारा हार्म घट सके। और ये भी एफसीटीसी का एक प्रोविजन है कि हर एक कंट्री काम ये करेगा कि हार्म रिडक्शन पे काम करेंगे। लेकिन कहीं पर भी एफसीटीसी में ये नहीं लिखा हुआ था कि आप बैन करोगे, कहीं नहीं था ये। लेकिन इंडिया ने 2019 में इसको बैन कर दिया कि हम हार्म रिडक्शन को नहीं मानते हैं, हम एंड्स को नहीं लाएंगे हमारे देश में और अलाउ नहीं करेंगे बेचने। उससे क्या हुआ, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर धानु ने कही कि उससे क्या हुआ, स्मगलिंग बढ़ गया, लोग फिर भी कंज्यूम करते हैं। अभी भी हमारे देश में लाखों लोग ई सिगरेट्स कंज्यूम कर रहा है, या कोई ना कोई उपाय ढूंढ रहा है जिससे आप उनको वंचित कर रहे हो, लेकिन वो गैर कानूनी रूप से उसको कंज्यूम कर रहा है। क्या फायदे हैं? आप कानून बना देते हो लेकिन उसका पालन या पालित नहीं कर पा रहे हो, तो उस ढंग का कानून लाने का क्या मतलब हुआ? या तो आप उसको रेगुलेट करो, जैसे डॉक्टर भरत गोपाल कहा, आप उसको रेगुलेट करो जैसे कोई भी आप टोबैको प्रोडक्ट का करते हो। और जो वर्ल्ड नो टोबैको डे जो हम लोग मनाएंगे 31 मई को, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि इट इज ऑल्सो ह्यूज काइंड ऑफ अ बर्डन ऑन द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट पोल्यूशन के लिए भी वो एक बहुत बड़ा बर्डन है। तो यदि हम लोग सब जानते हैं इसका नेगेटिव है, सब हर एक चीज नेगेटिव है, लेकिन हम लोग उनको रेगुलराइज करने के लिए कानून लाकर ऑफिशियली बेचने का भी हम लोग उसको एक उपाय दे रहे हैं। तो आप कानून को न्यूट्रल रखिए, अनबायस्ड मत कीजिए। एज अ कंज्यूमर एक्टिविस्ट हम केवल इतना ही कहेंगे, लॉ शुड बी न्यूट्रल, लॉ शुड बी अनबायस्ड, लॉ शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटरी। आप जहां डिस्क्रिमिनेशन लाओगे कि हम ये चीज बेचने देंगे, ये चीज बेचने नहीं देंगे, तो इसका मतलब कोई वेस्टेड इंटरेस्ट काम कर रहा है। अब हम ये नहीं मालूम कि क्यों ये चर्चा जरूर हुआ होगा, पार्लियामेंट में भी चर्चा हुए होंगे, कई एमपीज इस बात पे बहस किए होंगे, बट फिर भी ये कानून बन गया। कैसे बन गया? जबकि हमारे पास विकल्प था। ऑलरेडी tobacco is being regulated in our country. Why could not these products become part of that schedule? आप क्यों नहीं 10 को 12 कर दो, 14 कर दो, 15 कर दो आर्टिकल प्रोडक्ट्स, लेकिन कानूनी रूप में ले आओ। अब बैन क्यों किया? ये हम लोग का मांग है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस की। आप बैन क्यों कर रहे हो? आप उसका शिक्षा दो, अवेयरनेस दो, लोगों को जागरूक करो, लोगों को एम्पावर करो, लोगों को सारे इंफॉर्मेशन दो। फिर उसके बाद यदि वो फिर भी कंज्यूम करना चाहता है तो वो उनका फ्रीडम है, जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम है। कई चीज है, अब कई दवाई, जैसे अगेन डॉक्टर धानु ने बहुत एक्सीलेंटली एग्जाम्पल दिया। कई दवाइयां हैं जो प्रेस्क्रिप्शन में ही बेच सकते हैं।
और आपने भी कहा कि क्या तौर तरीका है उसका बेचने का भी आपने समझाया। लेकिन हम आपको बता दें, आज हमारे देश में ऐसा अनफॉर्चुनेट स्थिति है कि आप कोई भी केमिस्ट की दुकान में चले जाइए, कोई भी दवाई आप यदि खरीदना चाहते हो, कोई भी एंटीबायोटिक खरीदना चाहते हो, जो प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं बेच सकते हैं, आप खरीद सकते हो। आप सोचिए कि कितना हानिकारक है वो, कितना नुकसानदायक है। आप क्यों नहीं बैन कर रहे हो? आप उसको क्यों नहीं बैन कर रहे हो? फिर आप इसलिए बैन नहीं कर रहे हो क्योंकि उसका जरूरत है कुछ लोगों को। आज हमारे देश में more than 10 crores people are addicted. So how do you justify that you will not allow them to be de-addicted or not being taken care of? आप ऑफिशियली किसी को क्रॉनिक डिजीज दिला रहे हो, आप उसको एपिडेमिक नहीं घोषित कर रहे हो, जबकि वो सीरियसली एपिडेमिक है, और आप लोगों को बचा नहीं रहे हो कि वो उससे कैसे बचे, जो बहुत जरूरी है। इंस्टेड आप ये सोच रहे हो कि हम यदि इसको एक कुछ प्रोडक्ट को हम बैन कर देते हैं, बाकी को बेचने देते हैं, तो एटलीस्ट वो प्रोडक्ट हम दिखा सकते हैं वर्ल्ड में कि हमने बैन किया। वो शाबाशी लेकर आम आदमी के लिए क्या फायदा हुआ? आपने एक शाबाशी लेने के लिए वर्ल्ड ओवर में कि हमने बैन किया, कोई और दूसरे कंट्री ने बैन नहीं किया, तो ये तो आप एक्चुअली ये दिखा रहे हो कि आपने इसलिए बैन किया क्योंकि कुछ ना कुछ एक मोटिव रहा बैन करने का, और लोगों को वंचित करने का था कि आप इस प्रोडक्ट को मत लो, लेकिन जो ले रहे हो उसको लेते रहो, जो हार्म रिडक्शन करेगा उसको मत लो, लेकिन जो हार्म करेगा उसको लेते रहो। ये कौन सा जस्टिफिकेशन हुआ? तो हम लोग को इस पे गौर से सोचना चाहिए। वर्ल्ड नो टोबैको का अवसर पे हम केवल आरजेएस परिवार के जितने सदस्य हैं, जितने लोग जुटे हुए हैं आज, और जो लोग इस वीडियो को सुनेंगे भी, हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग को सबको मालूम है तंबाकू बहुत ही नुकसानदायक है, बहुत ही हानिकारक है, लोगों को कंज्यूम नहीं करना चाहिए। आई मीन कतई नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए, इससे छुटकारा मिलना चाहिए। लेकिन आप यदि उसको ऑफिशियली लीगलाइज किए हो, ऑफिशियली आप उसको लीगल मैनर से बेच रहे हो, तो एक को क्यों आप टारगेट कर रहे हो, या 2 प्रोडक्ट्स को क्यों टारगेट कर रहे हो, या 3 प्रोडक्ट्स को क्यों टारगेट कर रहे हो? आप क्यों नहीं पूरा इंडिया को टबैको मुक्त कर दिए? हम तो चाहते हैं कि टबैको कंप्लीटली बैन हो जाए, जैसे हमारे भूटान में है। भूटान एक ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहां टबैको टोटली इज बैन। इंडिया शुड बिकम then the second country in the world to totally ban tobacco, but I would not allow, or I would not appreciate that आप कंज्यूमर को वंचित कीजिए due to certain vested interest from not consuming one product which could be less harmful than the existing products which you are allowing legally. तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम बधाई देना चाहता हूं आरजेएस परिवार के सारे सदस्यों को कि इस चर्चा को आप रखे हैं आज हम लोग के सामने, और हम उम्मीद करते हैं जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारे प्रकाश झा जी आए हैं और भी कई लोग आए हैं, जो लोग आज वक्ता बनकर कमेंट भी करेंगे और क्वेश्चंस भी पूछेंगे। एंड प्लीज आस्क क्वेश्चंस फ्रीली एंड फ्रैंकली टू डॉक्टर भरत गोपाल, टू डॉक्टर रंजना, धानु जी, प्रफुल्ल भाई। I am also open to questions. Please feel free to ask questions. कोई भी सवाल है आपके माइंड में, आप प्लीज पूछिए, खुलकर पूछिए। थैंक यू वेरी मच। बिजोंदा एक
वो थोड़ा समय मुझको चाहिए एक दो ये पॉइंट बताने के लिए। प्लीज। अच्छा, मैं ये सबसे पहले मैं बहुत ही ये खुश हूँ कि आज के जितने भी वक्ता लोग हैं उन लोगों का बहुत ही उत्कृष्ट स्तर का वक्तव्य हुआ, बहुत ही अच्छी अच्छी बात जानने का मौका मिला। मेरा नाम है प्रकाश झा, मैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस में था और मैं रिटायर होने के बाद ये फिक्की की एक कमेटी है जो ये नकली सामान और तस्करी के सामान के बारे में काम करता है। मैं उसका सलाहकार हूँ। तो मैं एक दो पॉइंट ये बताना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि तंबाकू के बारे में बात करने में उसका जिक्र करना बहुत ही जरूरी है। आप हम लोग के बोर्ड मेंबर भी है। आप हम लोग के बोर्ड मेंबर। नहीं, ये तो जब से COF ये कायम हुआ है तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ और मुझे बहुत ही प्रसन्नता होती है कि बिजोंदा के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ। तो जो मैं पॉइंट बताना चाहता हूँ वो एक चीज है कि तंबाकू के बारे में काफी एस्पेक्ट के बारे में बात हुई, लेकिन एक एस्पेक्ट मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि तंबाकू में और जो भी समस्या है, एक बहुत बड़ी समस्या है कि इसमें नकली और तस्करी का जो सामान है मार्केट में वो बहुत ज्यादा है। ये फिक्की ने जो स्टडी किया है उसके मुताबिक 20%, इसका मतलब 1 में 5 तंबाकू प्रोडक्ट जो है वो या तो नकली है या तस्करी का है। तो ये जो बात हो रही थी कि यदि लोगों को तंबाकू का सेवन करना ही है तो ऐसे तंबाकू का सेवन करें जिसकी क्वालिटी अच्छी हो। तो ये है कि जो तस्करी का है और नकली का है उसमें उसकी क्वालिटी खराब होती है, खराब क्वालिटी के तंबाकू यूज होते हैं और वो हेल्थ का ज्यादा हार्म वो करता है। दूसरी चीज है कि उसमें सरकार के राजस्व का बहुत ज्यादा ये नुकसान होता है। दूसरा पॉइंट मैं बताना वो इसके बारे में एक बात और बता दूं कि आज जो कस्टम विभाग के लिए जो सब आइटम सबसे ज्यादा समस्या पैदा कर रही है उसमें 3 आइटम मुख्य हैं। एक है गोल्ड, एक है नारकोटिक्स और तीसरा है टोबैको प्रोडक्ट्स, खास करके सिगरेट। इसकी काफी ज्यादा स्मगलिंग होती है, आप भी समाचार में देखते होंगे। तो इसमें और भी एस्पेक्ट है लेकिन उतना समय मैं नहीं लेना कि मैं चाह रहा हूँ। लेकिन तंबाकू का एक एस्पेक्ट ये भी है कि 5 में 1 सिगरेट तंबाकू प्रोडक्ट जो है वो नकली है, उसकी क्वालिटी खराब है, वो ज्यादा हार्म करता है। और उसके ऊपर में जो कानून है कि 85% सरफेस एरिया ऑफ द पैकेज वो जो हेल्थ रिलेटेड वार्निंग है वो दिया जाएगा, वो नहीं होता है जो नकली और तस्करी का है। अच्छा, दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जो सरकार का एटीट्यूड है तंबाकू प्रोडक्ट के बारे में, तंबाकू प्रोडक्ट उन आइटम्स में आता है जिस पर कि टैक्स का रेट बहुत ज्यादा है। सरकार का लगता है कि ऐसा सोचना है कि भाई यदि आप अपना स्वास्थ्य का नुकसान करने के लिए तैयार हो तो आप सरकार को राजस्व भी दे दो। लेकिन इसमें एक एस्पेक्ट है जो सरकार नहीं ध्यान देती है कि जब आप टैक्स रेट बढ़ाते हो तो टैक्स की चोरी में जो फायदा है वो बढ़ जाता है। इसीलिए जो सब आइटम में टैक्स रेट ज्यादा है, जो जिसको हम सिन प्रोडक्ट्स करते हैं, अल्कोहल और टोबैको, इस पर टैक्स रेट ज्यादा है, इसीलिए टैक्स इवेड करने में जो फायदा है वो बढ़ जाता है। और सरकार के इन्फोर्समेंट एजेंसी की इतनी क्षमता नहीं है कि जब ये नकली और तस्करी का सामान इतना ज्यादा मार्केट में बिके तो उसको रोक सकें। वो रोकते हैं, कुछ सीजर होता है, लेकिन समस्या के तुलना में वो बहुत ही कम है। तो सरकार जो हमारा कैंपेन होता है उसमें ये भी कैंपेन हो कि सरकार इस बात का ध्यान रखे पॉलिसी को बनाने में। और एक बात मैं ये कहता हूँ कि जो हम लोग फिक्की के तरफ से भी इसके बारे में काम कर रहे हैं,
उसमें भी हम ये रियलाइज करते हैं कि सबसे बड़ी समस्या है जो एक वक्ता ने बताया कि लोगों की जागरूकता बढ़ाना। ये जो समस्या इतनी गंभीर है, उस पर जितनी लोगों की जागरूकता होनी चाहिए वो कम है। मेरा भी अपना मानना है कि टोबैको प्रोडक्ट को आप कंप्लीटली बैन करके समस्या को नहीं रोक सकते, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस स्टेट में शराब को बंद किया है वहां पर ये मिलावटी शराब के पीने से कितने लोगों का डेथ हो रहा है। तो टोबैको पर भी इस टाइप का चीज हो जाएगा कि जिस चीज को लोग इतना ज्यादा यूज होता है उसको आप कानून के तरफ से बैन नहीं कर सकते। उसको बंद करने का एक ही तरीका है जो और भी वक्ताओं ने बताया कि लोगों को ये कन्विंस करना कैंपेनिंग के थ्रू कि भाई ये चीज आपके स्वास्थ्य के लिए कितना खराब है। इसको बार बार बोलना, बार बार लोग सुनेंगे, बार बार देखेंगे। मेरे ख्याल से ये जितने कैंपेन पर सरकार को खर्चा करना चाहिए कि स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है, वो काम सरकार की तरफ से नहीं हो रहा है। और सरकार इस खराब आदत को, अल्कोहल और शराब को एक अपने राजस्व कमाने का जरिया ये मान रही है। तो जो भी कैंपेन टोबैको खिलाफ है उसमें इस बात को जोड़ने की जरूरत है कि सरकार इसको राजस्व जमा करने का जो एक साधन है, वो जरिया है, वो लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करके नहीं करे। ये बात जोड़ने की जरूरत है। बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद प्रकाश जी। और आपने बहुत ही अच्छी तरह से प्रोफेसर बिजॉन कुमार मिश्रा जी के वक्तव्य के बाद इस बात को संभाला कि तंबाकू किस प्रकार से हानिकारक है और किस उद्देश्य, किन उद्देश्यों को लेकर हम इस पे रोक लगा सकते हैं। और मैं प्रोफेसर बिजॉन कुमार मिश्रा जी को भी धन्यवाद कहना चाहूंगी। आपने बहुत ही रोचक अंदाज में आपने एक बात बताई जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि हम जन जन तक ये बात पहुंचाएं कि तंबाकू या कोई भी नशा किस लिए हमारे किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए नुकसानदायी है और किस प्रकार वो अपने स्वास्थ्य को खुद अपने आप को संकट में डाल रहा है। लेकिन अगर उसके बाद भी वो उसका इस्तेमाल करता है तो ये उसका संवैधानिक अधिकार है, यानी उसको स्वतंत्रता का अधिकार है और ये उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनती है अपने शरीर को लेकर, अपनी जान को लेकर। तो मैं आप सभी से एक बार एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सभी लोग अपने अपने वीडियो को ओपन कर लें, क्योंकि हमें 30 सेकंड का एक वक्त है, हम सबकी एक फोटो होगी और इसी दौरान मैं आपको आरजे सकारात्मक भारत के आने वाले हफ्ते के कुछ कार्यक्रमों से अवगत भी कराती रहूंगी। तो प्लीज सभी लोग अपने अपने वीडियो को ओपन कर लेंगे, कैमरा को ओपन कर लेंगे। और क्वेश्चन आंसर यदि किसी को और क्वेश्चन वगैरह है जस्ट इसके बाद प्रोफेसर साहब, इसके बाद इंटरेक्टिव सेशन है, उसमें चलेंगे हम। 30 सेकंड का वक्त है, कैमरा ऑन करके फोटो सेशन हो जाएगा और इसी दौरान मैं आपको आगामी हफ्ते के कुछ कार्यक्रमों से अवगत कराऊंगी। तो आरजे सकारात्मक भारत, हम जिसके तहत आज इस मंच पर एकत्रित हैं, इसके कुछ कार्यक्रम हैं। उदय बिहार यात्रा और आजादी की अमृत गाथा और बैठकें हैं। 31 मई को अशोकपुरी पटना में शाम को बैठक करेंगे। 3 जून को आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में शाम में बैठक होगी। 4 और 5 जून को प्रभारी आरजेएस सकारात्मक सूचना केंद्र पटना बिहार की शादी की 50वीं सालगिरह के अवसर पर राजस्थानी मारवाड़ी संस्कृति पर बैठक आयोजित की गई है। 5 जून को यानी कि ठीक अगले रविवार को विश्व पर्यावरण दिवस पर आजादी की अमृत गाथा के अंतर्गत एक और वेबिनार आयोजित किया जाएगा, जो कि हम सब के लिए गौरव की बात है और पर्यावरण को बचाना भी हम सबकी बेहद जरूरी एक जिम्मेदारी बनती है। और वापस आते हैं अब वर्ल्ड नो टोबैको डे के इस विषय पर, जिसमें आज हमारे इतने प्रभावी वक्ताओं ने अपने अपने वक्तव्य से हमें प्रभावित किया है। बहुत ही अच्छे संदेश, बहुत ही अच्छी सूचनाओं के द्वारा आज के इस वेबिनार को सुशोभित किया है। तो अब शुरू होता है इंटरैक्टिव सेशन, जिसमें आज के वेबिनार में हुए वक्तव्यों से आप में से जिस किसी को भी कुछ और जानने की इच्छा है, चेष्टा है या कुछ और बातें आप शेयर करना चाहते हैं प्रश्न के माध्यम से,
वक्ताओं से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप सादर आमंत्रित हैं। बारी बारी से आप लोग इस सेशन में हिस्सा लेंगे। ईशा खान जी, ईशा खान जी जी सर, अनम्यूट कीजिए। हाँ नमस्कार। खैर, मैं ये देख रहा था सर कि इधर जो फिल्मों से जुड़े कुछ लोग हैं और एक प्रोडक्ट का वो गुटखा और उसकी सुपारी की ऐड करते थे पहले, तो अब उसमें थोड़ा सा चेंज किया है उन लोगों ने। देखिए बचने का किस तरीके से उपाय अपना लिया है इन लोगों ने। उसमें अब इलायची लिखा हुआ है, जो पाउच है, जो शैशे है, उस पर कुछ और लिखा रहता था, लेकिन अब उस पर इलायची लिखा हुआ है। और वो जिस तरीके से करके वो जो ऐड करते हैं 3-4 फिल्म वाले हैं, इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। जैसा कि अभी प्रकाश साहब ने भी बताया कि गवर्नमेंट को कुछ और बातें इसमें शामिल करनी चाहिए, वैसे इन बातों को भी देखनी चाहिए कि दुनिया जानती है कि क्या ऐड कर रहे हैं, क्या प्रचार कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें इलायची लिख देने से काम नहीं चलेगा। ये इस ओर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा। और आगामी कार्यक्रमों के लिए मैं आरजेएस मंच को, उदय मन्ना जी को, आपको सर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जय हिंद। नहीं, इस पे ध्यान दे रहे हैं हम लोग। एक्चुअली ऑलरेडी एक कानून आ गया है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के तहत। यूसी, यदि आप इलायची दिखा रहे हो तो आपको ये साबित करना होगा, एविडेंस देना होगा कि उसका टर्नओवर जो ओरिजिनल ब्रांड प्रोडक्ट है उससे ज्यादा है। जैसे कई ड्रिंकिंग वाटर दिखा देते हैं जो अल्कोहल बेचते हैं, क्योंकि अल्कोहल आप नहीं पब्लिसाइज कर सकते हो, तो अल्कोहल प्रोडक्ट का जो ब्रांड होते हैं उसको ड्रिंकिंग वाटर दिखा देते हैं कि वो ड्रिंकिंग वाटर, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। लेकिन वो तब कर सकता है जब उसका टर्नओवर इज जस्टिफाइंग दैट काइंड ऑफ अ कैंपेन एंड इट इज मोर देन द ओरिजिनल ब्रांड फॉर विच दैट प्रोडक्ट कैन नॉट एडवर्टाइज। यू सी, जैसे जॉनी वॉकर विस्की, अब आप बोलते हो कि जॉनी वॉकर विस्की का एडवर्टाइजमेंट हम दिखाएंगे, जॉनी वॉकर कोई एल्बम, म्यूजिक एल्बम, तो म्यूजिक एल्बम का टर्नओवर जॉनी वॉकर विस्की से भी ज्यादा होना चाहिए, तब आप जस्टिफाई कर सकते हो। तो इस पे इन्वेस्टिगेशन का जरूरी है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो बना है नया कानून के तहत, वो लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे और फिर जो भी नेसेसरी कार्रवाई है वो लोग शुरू करेंगे। प्रियंका जी कुछ बोलने चाह रही है? प्रियंका जी सर, कोई प्रश्न है? सर जानना चाह रहे थे कि हम जानते हुए भी, जो लोग नहीं जानते, अनजान है, वो तो ठीक है, लेकिन हम जानते हुए भी उसका कि वो जो है गुटखा है या फिर बीड़ी है या सिगरेट है हमको नुकसान देगा, फिर भी उसको यूज क्यों करते हैं? अब आपको तो उससे पूछना पड़ेगा क्यों करते हैं। हमको जितना लगता है कि वो इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने समझाया, डॉक्टर भरत गोपाल ने समझाया जी, जैसे आप डायबिटिक हो जाते हो या आपका हाइपरटेंशन बढ़ जाता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि आपका खान पान का सही नहीं है, आप पे टेंशन है, तो उसी ढंग से इन लोग अब एक क्रॉनिक डिजीज हो जाता है, उनके ऊपर एक बीमारी है, ये आदत नहीं है, ये बीमारी है। तो बीमारी का इलाज दवाई से हो सकता है या काउंसलिंग से हो सकता है या कोई और विकल्प से हो सकता है। तो इन लोगों को उस ढंग का विकल्प दिलाना चाहिए, उनको समझाना चाहिए जिसकी कमी है उसको, और हम लोगों को और तेजी से बढ़ाना चाहिए। क्योंकि मैं जी हाँ बताइए क्या बोल रहे थे? मैं बड़े बड़े डॉक्टर लोग को भी देखी हूँ सर कि इतना स्मोक करते हैं वो हर घंटे, मतलब जबकि वो खुद जान रहे हैं कि मेरे लिए खतरनाक है, उसके बावजूद भी वो उस चीज को गठन कर रहे हैं।
और कोरोना नहीं में ये कोरोना में जो मौत जितनी भी हुई, सब जिनका जो है फेफड़ा था, जला हुआ था, स्मोकिंग है या फिर ड्रिंकिंग है, उन्हीं लोगों को ज्यादा नुकसान पहुंचाया। बिल्कुल सही, जी बिल्कुल सही आप बताए हैं। इसलिए हम लोग बराबर ये चाह रहे हैं कि आप कोई भी चीज को बैन मत कीजिए, आप लोगों को शिक्षा दिलाइए, उसको रेगुलेट कीजिए, उसको सही ढंग से कानूनी रूप दीजिए, ताकि लोग उनका सेवन कम से कम करें और उसको घटा सके, और कम नुकसानदायक चीजों का विकल्प रहे उनके सामने। जी ठीक है, धन्यवाद सर। और कोई? जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद। ये सब जानते हैं कि नशा गुटखा खाना हर हालत में हेल्थ के लिए खराब है, फिर भी ज्यादातर लोगों को गुटखा खाते हुए अगर उनसे पूछा जाए तो उनका जवाब होता है कि जिंदगी तो मरने के लिए ही है, धरती पर मरना ही है कि एक दिन, क्यों नहीं हम जल्दी मर जाएं तो क्या है, इतना कष्ट, इतनी परेशानियां, इतना झेल गए हैं। इसी कारण से ज्यादा करके लेबर काम करने वाले जो अपने खून की कमाई से हमारा भाग्य बनाते हैं, वो इसको यूज करते हैं। इनको समझाना बड़ा मुश्किल काम हो गया है। इस विषय में मैं चाहूंगा कि कोई ऐसा रेगुलेटरी हो, जिसको अधिकारी टीम हो, जिसमें सकारात्मक विचारधारा को, उसके जीवन के महत्व को और उनके श्रम के महत्व को, वो क्या कर रहे हैं हमारे लिए, वो समझकर वो उसके लिए अपने को प्रवाहित समझे, प्रोत्साहित करें कि आप मामूली लेबर नहीं है, सारी दुनिया श्रम से ही चल रही है। हम किसी भी स्तर पर हैं, मेहनत करते हैं और मेहनत ही बोगुस है और मेहनत से ही हम आगे बढ़ते हैं। इस सकारात्मक सोच को किस तरह से हम जन जन तक पहुंचाएं, इसके लिए भी हमें कुछ उपाय सोचना पड़ेगा और करना पड़ेगा। सोच तो गए हैं हम लोग, जान भी गए हैं, लेकिन इसको कैसे किया जाए, इसके लिए हम अपने प्रोफेसर बिजोन मिश्रा साहब को नमन करते हैं कि वो हमारे हर एक बात पर विचार करते हैं, उपाय भी निकालते हैं। तो कुछ उपाय निकालें जिससे कि हमारी श्रमिक कौम जो है नशे से बचे और उनके कार्यों को हम आगे बढ़ावें, उनको सम्मान दें। जय हिंद, वंदे मातरम। हम तो चाहेंगे डॉक्टर भरत गोपाल इसका जवाब दे। डॉक्टर भरत गोपाल जी, आप हैं हम लोग के साथ? हाँ जी, मैं यही हूँ। देखिए, हाँ। इसमें जो पिछले दोनों सवाल हैं उसका अगर मैं मेडिकल आंसर दूं तो ये है कि आप जब पहली बार सिगरेट या बीड़ी या कोई भी सेवन करते हैं तो वो एक्सपेरिमेंटेशन के तौर पे होता है। और जो आप कह रहे हैं कि भाई डॉक्टर्स भी इसी सोसाइटी के पार्ट हैं, तो जितना बाकी सोसाइटी एब लेती है उतना ही वो भी लेते हैं। प्रॉब्लम वही है जो अगर आपने मेरी प्रेजेंटेशन में मैंने स्लाइड दिखाई थी कि जब आप इसके आदी हो जाते हैं तो आपके बॉडी उसके लिए क्रेविंग करने लगती है। इट इज लाइक कि अगर मैं आपको खाना ना दूं एक दिन तो आपको भूख लगेगी कि नहीं लगेगी? आपको भूख लगेगी, क्योंकि आपका ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा, आपका ब्रेन आपको साउंड करेगा कि कुछ खाओ। उसी तरह से ब्रेन में जो केमिकल्स रिलीज होते हैं तंबाकू के बाद, दे आर मेनली एक्टिंग एट द प्लेजर सेंटर, जहां पे आपको अच्छा लगता है। अगर वो कुछ ऐसे सेंटर पे एक्ट करते हैं जहां उल्टियां आ रही हैं, ठीक है ना, कोई कुछ दवाइयां होती हैं जो होती हैं जिसको खाते ही उल्टी आ जाती है, उस टाइप की हो तो वो कोई भी नहीं लेगा। इनफैक्ट आप जब अल्कोहल से छुड़वाते हैं तो कुछ ऐसी दवाइयां देते हैं कि जब वो अल्कोहल ले तो उसको उल्टी आने की लगे, उसको बुरा लगे, उसको लगे कि अरे मैं क्या पी रहा हूँ, तो वो धीरे धीरे छोड़ दे। दैट इज वन ऑफ द स्ट्रेटजीज। तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि जब हम इसके आदी होने लगते हैं, और नॉर्मली ये देखा गया है कि इनिशियल जो आप कह रहे हैं कि अलग अलग प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट्स हो रही है, मैंने एक पहली स्लाइड दिखाई
जो कि 1930 20-30 की फिल्म थी, जिसमें उन्होंने वहां के हॉलीवुड के फिल्म स्टार्स, हॉलीवुड के तब बैन नहीं था सिगरेट को प्रमोट करने में, तो हॉलीवुड के फीमेल, फिर उन्होंने देखा कि जी आदमी लोग तो करने लग गए, तो उन्होंने जो जो बिल्कुल वहां की जो सुपरस्टार हॉलीवुड की हीरोइंस थी उनसे एडवर्टाइजमेंट कराई। वो कहीं भी अगर किसी पार्टी में जाती थी तो उनके पास सिगरेट होती थी। तो बाकी जनता ने कहा कि सिगरेट पीना तो एक फैशन स्टेटमेंट है। सो दे स्टार्टेड, एक बार आप उसको यूज करना शुरू करेंगे, योर बॉडी विल गेट हुक्ड ऑन, इसलिए फिर उसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। वही हम सारी चीजें चर्चा कर रहे हैं कि जो छोड़ने की कोशिश कर रहा है, जैसे डॉक्टर अंजना ने कहा, जिसके मोटिवेशन है, जिसको विल पावर है, मैंने पहली चीज वही लिखी कि छोड़ने का पहला तरीका विल पावर है, जिसमें है बहुत सारे मेरे पेशेंट्स हैं जिनको हार्ट अटैक होता है, उसके बाद उनको हम बोलते हैं जी आपका हार्ट अटैक तो इसी से ही हुआ, और वो डिस्चार्ज के बाद बिल्कुल हाथ नहीं लगाते। पर कुछ ऐसे हैं जो डिस्चार्ज होते ही पहले दिन घर जाके पहला काम ये करते हैं कि उनका फेवरेट ब्रांड ऑफ सिगरेट उनको पीना है। वो कहते हैं कि हमारी जेल से बाहर आ गए, कोई नहीं, अब तो नई आर्टरी और नए छल्ले लग गए, अब तो नई स्टेंट लग गया, नई आर्टरियां लग गई हैं, 5-7 साल के लिए तो डॉक्टर ने बोला ठीक रहूंगा, 5-7 साल तो पीऊं। तो वही जो अभी ये बता रहे थे मिस्टर झुंझुनवाला कि वो कहेंगे जिंदगी तो बहुत छोटी है, किसने आगे देखा है। अब इस एटीट्यूड के साथ तो फिर बहुत मुश्किल है, क्योंकि फिर तो ऐसे सारे एटीट्यूड्स को वाले लोगों को मेरे हिसाब से, अगर वो इतने बहादुर है, उनको सबको बॉर्डर पे भेज देना चाहिए। हमें ऐसे एटीट्यूड वाले निर्भय निडर लोगों को तो बिल्कुल सीक्रेट सर्विस में डाल के हमारी एनिमी कंट्रीज के अंदर डाल देना चाहिए कि आपने तो जिंदगी छोड़ ही लिया, कुछ देश के लिए आप सेवा ही कर जाएंगे। क्योंकि वो तो देखिए, ये तो आप किसी को अगर कोई ये जवाब देता है तो उसको सीरियसली साइकेट्रिक काउंसलिंग की जरूरत है। अगर वो, और उसमें कृपया करके ये ना हम कहें कि वो लेबर है कि इसलिए उसको समझ नहीं है, ऐसा नहीं है। इंसान को एक बेसिक समझ भगवान दे के भेजता है। तो हम उनको, ये एक हमारा नजरिया है, वो चाहे हम करोड़पति हो, अरबपति हो, वो भी सिगरेट बीड़ी तंबाकू लेते हैं, वो अलग ब्रांड लेते होंगे, वो जो बेचारा नहीं कमा पा रहा वो पूरे दिन की शायद अपनी कमाई इसी में बेच देता है। तो सारी कहानी वही आती है कि हम अभी तक ठीक से अवेयरनेस नहीं कर पाए हैं, डिस्पाइट डूइंग। हमने कोविड में अवेयरनेस करी ना, करी तो इसलिए, वरना तो पूरी जितना पॉपुलेशन हिंदुस्तान की है और जितनी हमारी पढ़ाई लिखाई कम है, मौतें बहुत कम हुई हैं, क्योंकि फिर भी लोग जागरूक हो गए थे, फिर भी लोगों को समझ आ गया था। हम जितना भी कहते हैं हमने मास्क नहीं पहने, हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, आप मानेंगे नहीं, फिर भी मुझे लगता है कि ऐसा डॉक्टर, मुझे इतनी भी उम्मीद नहीं थी, मुझे तो फर्स्ट सेकंड वेव में भी नहीं था कि भाई कोई डर के भी मास्क पहनेगा। अब जैसे ही दिल्ली के अंदर केस बढ़ने लगते हैं, एटलीस्ट 50% लोग तो अपने आप ही मास्क पहन लेते हैं, तो कुछ तो लोगों को वो अंदर बात गई। उसी तरह से अगर हम बीड़ी सिगरेट के बारे में एज स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस, एट एनजीओज, एट सेंट्रल लेवल, हम इसका जब तक कोई प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के प्रोग्राम और उसको नहीं लोगों को समझाएंगे, इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। अगर हम, जैसे हमारे सीनियर IRS साहब ने बोला कि अगर हम उससे, वो जो जिसको हम सिन टैक्स कहते हैं, SIN, कि ये हमारा पाप है और उसका हम टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट्स को, तो वो वर्ल्ड ओवर है। लोग यही कहते हैं ठीक है कि आप नहीं समझ रहे हो आप, और दीज आर वन ऑफ द हाईली टैक्स्ड सब्सटेंसेस, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो टोबैको हो। तो आप ये देखिए कि वो गवर्नमेंट कहेगी हमें क्या, आप नहीं मान रहे, पर दैट इज नॉट द करेक्ट एटीट्यूड आई फील। As the people who are ruling or who are looking after our government or after country, सबको ये एक उनका दायित्व बनता है कि वो हमें ये भी बताएं पब्लिक को कि देखिए ये चीज ठीक नहीं है, आप इससे हम टैक्स बढ़ाई जा रहे हैं, कोई लोग टैक्स चोरी करी जा रहे हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो खत्म नहीं हो रही है। तो आई थिंक उदय मन्ना जी, आप सबकी ऑर्गेनाइजेशन को ये एक जरूर ये आगे स्टेप्स लेने चाहिए कि आई थिंक डिस्ट्रिक्ट लेवल, छोटे गांव के लेवल से आप शुरू करें, वहां और ज्यादा जरूरी है। दिल्ली में तो इट इज स्टिल वेरी इजी कि मैं आज एक व्हाट्सएप बना के अपने अपने ग्रुप्स में भिजवा दूंगा, उनमें से 2 लोग तो समझ जाएंगे। पर आप जितने हिंदुस्तान के छोटे छोटे शहरों में जाके पूछेंगे, ये प्रॉब्लम हर जगह है, ये कोई बड़े शहरों की प्रॉब्लम नहीं रह गई है तंबाकू का सेवन। और जो हम बात कर रहे हैं ऑल्टरनेटिव्स की, एंड्स की, निकोटीन डिलीवरी सिस्टम, वो अगर आएंगे भी तो शायद बहुत ही 1-1.5% मेट्रो के लोग उसको यूज कर पाएंगे। अब गांव वगैरह में तो वो कभी पहुंचने ही नहीं है। तो वहां तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उनको काउंसल करना, उनको समझाना कि उनके शरीर को ये कैसे खराब कर रहा है। और सिर्फ कोविड ही नहीं, हर साल हम कितने लोगों
को, यंग लोगों को अलग अलग प्रकार की वायरल बीमारियों से, हार्ट बीमारियों से ग्रस्त हुए देखते हैं, जो और उनका नंबर 1 जो हिस्ट्री होती है वो स्मोकिंग होती है। वेरी करेक्ट, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी तरह आप समझाए हैं। एनी अदर क्वेश्चंस, किसी को कोई भी सवाल? हम कुछ देखे थे कुछ। हाँ हाँ हाँ, रंजन बहन मुस्कुराते हुए सवाल पूछिए, मुस्कुराते हुए, आपका स्माइल बहुत ही बढ़िया है। आप अनम्यूट कीजिए, अपने को अनम्यूट कीजिए आपका। मैं 2 कमेंट करना चाहती हूँ जो व्यूअर्स हाँ, अरे आप तो चीफ गेस्ट है, आप तो चीफ गेस्ट हैं, आपका तो वर्ड इज फाइनल वर्ड। पहले हम लोग जरा रंजन बहन को सुन लें, 1 मिनट। तो इसका टोबैको का इफेक्ट कितना हानिकारक है ये समझाना चाहती हूँ। 7 साल पहले एक बहुत 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 प्रोमिनेंट, बहुत रिच पेशेंट मेरे सामने आए और उनके गाल के अंदर एक छोटे बाजरे के दाने इतना सिर्फ एक वाइट स्पॉट था और बाकी की कोई भी कंप्लेंट नहीं थी। और जब इस वाइट स्पॉट की बायोप्सी की गई तभी पता चला कि ये कार्सिनोमा है। और जब इनकी बॉडी का स्कैन किया गया तो पूरी बॉडी में इनको स्टेज 4 डिसीज और मेटास्टेसिस थी। ये आदमी मेरे सामने बैठ के रो रहा था कि डॉक्टर साहब अब मुझे बोलो कितना करोड़ रुपया खर्चा करना है मगर मैं जीना चाहता हूँ। तो ये हानि है टोबैको जो पहुंचा सकती है अपने बॉडी को, कि पैसा फिर कुछ भी काम नहीं कर सकता है। तो आपको जो अवेयरनेस है खुद ही में जागना है और समझना है कि ये बॉडी एक टेम्पल है जिसको आप जितना प्रिजर्व कर सको कीजिए। दूसरा कमेंट ये है कि जो इन्होंने कहा कि कोई तो फिल्म पर्सनालिटीज है जिन्होंने गुटखा या सिगरेट के ऐड किए हैं, तो मेरी प्रोफेशन ये है कि मैं इन लोगों की फैमिलीज को ट्रीट करती हूँ, उनकी प्राइवेसी मैं इंटैक्ट रखूंगी। मगर उनमें से एक को लंग कैंसर हुआ और वो जानते हैं कि इसकी हानि क्या है। तो ये जो एडवर्टीजमेंट्स है इससे बहकना बहुत गलत है, क्योंकि ये लोग इसको सिर्फ एक मनी मेकिंग के, चलो इनका प्रोफेशन है, ये पिक्चर बनाते हैं, उसके बाद में इनको ऐड मिलता है, ऐड से पैसा मिलता है, इसके लिए ये ऐड कर देते हैं। मगर रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने ये सोचना है कि ये एड्स को किस तरह से बैन करे, क्योंकि इनकी फैन फॉलोइंग होती है। तो ये ना समझे कि एक बहुत बड़े स्टार ने ये कहा कि सिगरेट पीना अच्छा है या गुटखा खाना अच्छा है या पान मसाला या जर्दा खाना अच्छा है। नहीं, ये सिर्फ एक ऐड के तौर से कर रहे हैं। आपको ये अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। और जो अभी पॉइंट हमने नोट किया कि कोविड में छोटे से छोटे गांव के आदमी को भी पता चला कि मास्क पहनना जरूरी है। तो अगर हम रीच आउट कर सकते हैं, करना चाहते हैं, तो हम जरूर रीच कर सकते हैं। तो ये हमारा मोटिवेशन पॉइंट होना बहुत जरूरी है। वेरी गुड, थैंक यू। रंजन बहन, प्लीज अनम्यूट एंड कम। डॉक्टर धानु ने बोला कि छोटे बच्चे 12 से 16 साल तक एडिक्शन की एज में आते हैं। तो मैं समझती कि स्कूल में शुरू से बच्चों को इसके बारे में नुकसान जो होते हैं वो व्हाई नॉट दे टीच देम एवरी ईयर। जैसे पहली में आए तो कुछ बताए, सेकंड में इससे थोड़ा आगे बताए, देन करते करते इसकी डेप्थ जो है नुकसान की वो बच्चे इतना अच्छी तरह से जाने कि जब ये समय आए तब दे कैन स्टॉप देमसेल्व्स फ्रॉम डूइंग दिस। एंड घर में पेरेंट्स आर पीपल, दे मस्ट नो कि बच्चा अपना क्या कर रहा, कब कर रहा, किसके साथ दोस्ती करी है। बल्कि उसकी थोड़ी बदबू आए वो भी माँ को पता लगना चाहिए कि मेरा बच्चा कोई खराब सोबत में आया है। जितना जल्दी उसको इसमें से निकाला गया इतना अच्छा रहेगा। सबसे डिप्रेसिंग बात आज ये है कि हर स्कूल के बाहर ड्रग्स बेचे जा रहे हैं और ये किसी को पता नहीं है, ऐसा नहीं है। मगर ये सोशल अवेयरनेस आना बहुत जरूरी है। हम सिगरेट तो छोड़िए, कितने बच्चे आज ड्रग्स में अटके हुए हैं। तो ये सब शुरुआत कैसे होती है ये सोचिए। पीयर प्रेशर होता है,
तो और आजकल पेरेंट्स इतने बिजी है, दोनों को अपने अपने करियर्स है, अपने फाइनेंशियल टारगेट्स है, बच्चे घर में अकेले आते हैं, स्कूल के बाद में बैठ जाते हैं, फिर 3-4 बच्चे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी शुरू कर देते हैं टेरेस पे, चलो हम स्मोक करके देखते हैं, फिर स्मोक में आज कुछ और ऐड करके देखेंगे। तो इसके लिए अवेयरनेस, फैमिली बॉन्डिंग, फैमिली वैल्यूज, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आज की सोसाइटी में। Very important, very important. Dr. Bharat, I wanted to ask you something. You see, as you said very correctly, young days में एक माचो एटीट्यूड हो जाता है। You know, आप या तो मूवी से इन्फ्लुएंस्ड होते हो, या सेलिब्रिटी से इन्फ्लुएंस होते हो, या पीयर प्रेशर से होते हो। You know, आपके कोई सीनियर्स जो स्मोक करता है वो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन हमने पर्सनली ये अनुभव किए हैं कि इफ यू आर एडिक्टेड टू समथिंग, even though you know it is harmful, to come out of it, you have to get addicted to something else which is positive. और ये जो हम लोग का ग्रुप है, परिवार है, RJS परिवार पॉजिटिव मीडिया, वी टॉक अबाउट पॉजिटिव थिंग्स। हम ये सोचते हैं कि जितने लोग टोबैको एडिक्ट्स हैं, ये पता लगाना होगा हम लोगों को कि उनके लिए क्या मोटिवेशनल चीज होता है या एस्पिरेशनल चीज होते हैं। जैसे आई टेल यू फ्रैंकली अबाउट माई सेल्फ, आई कैन ओपनली से टू एवरीबडी टुडे, डॉक्टर साहब इंक्लूडिंग बोथ ऑफ माई डियर डॉक्टर फ्रेंड्स, that I got addicted to talking against tobacco in public, which made me go off tobacco. हम यदि पब्लिकली टोबैको के अगेंस्ट में बात करेंगे, हमने ये देखा कि लोग रिकॉग्नाइज भी करने लगे आपको, और आपका जो बुरी आदत थी वो भी चला गया, क्योंकि यू आर पब्लिकली गोइंग एंड सेइंग दैट डोंट कंज्यूम टोबैको. So you got addicted to do a positive work for the community, which actually helped you to come out of it. So I wanted to understand that psyche, you know, in terms of to de-addict yourself, you have to addict yourself to something very positive. जो आज के मैसेज through the positive media हम देना चाहते हैं, and I want medical advice on that. I think what you have said is absolutely now well proven कि positive mindset रख के आप हर बीमारी के अंदर एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है. इनफैक्ट आप अब ये देखेंगे कि there are medical मतलब allopathic studies where they have compared or added yoga and meditation along with other forms of therapy, especially in cancer pain, especially in even our patients of COPD who are मतलब जो स्मोकिंग के बाद एस्थमा होता है जिसको COPD कहते हैं, और वो बहुत सीवियर स्टेज पे पहुंच जाता है. जब आप उनको योगा एक्सरसाइजेस सिखाते हैं तो उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो उनकी वो है, वो सब बेहतर होती है. तो आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल 100% करेक्ट है कि इफ यू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, और पॉजिटिव एटीट्यूड एक अपने बीमारी से लड़ने के लिए, अपनी आदत से लड़ने के लिए तो चाहिए ही चाहिए, पर जब आप उस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाएंगे तो यू गेट इन्वॉल्व विद सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. जैसे कि आप अल्कोहल में ये बहुत कॉमन है, इनफैक्ट इंटरनेशनली तो बहुत ही कॉमन है. You have these something called as self-help groups. So there are 10 people who want to leave. They will get together, talk to each other, motivate each other. Even internationally, ये smoking में उतना common नहीं है, because smoking को जैसे मैं कह रहा हूँ कि हर जगह कोई बहुत हम उसको उतना ही मानते हैं. आप देखिए ना, अगर कोई अल्कोहल बहुत ज्यादा पी रहा है, वो कहीं काम पे जाएगा, वो उसको जो इनएब्रेटेड स्टेट होती है, दैट विल बी एम्बैरेसिंग. ठीक है, ही विल बी सोशल आउटकास्ट. वो सारी चीजें हैं. स्मोकिंग ऐसा नहीं करती है. आपने अगर 4 सिगरेट भी पी ली, आप वहां जाके कोई गाली गलोच नहीं करेंगे अपने पार्टी में. पर अगर आपने 4 पैक ले लिए और आपने या 2 एक्स्ट्रा ले लिए, तो आप जाके यू कैन हैव बिहेवियरल चेंज. सो प्रोबेबली इसलिए शायद अल्कोहल वाले डी एडिक्शन में ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ज्यादा जल्दी बने. पर मैं बहुत सालों से बहुत लोगों को कह रहा हूँ कि आई थिंक वी शुड स्टार्ट हैविंग ऑर्गेनाइजेशंस हु, एज देखिए, एज डॉक्टर्स, चाहे मैं हूं चाहे डॉक्टर रंजना है, फाइनली ये हमारा एक पैशन है, पर हमारा ब्रेड एंड बटर वर्क हमारी अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस है. उसके अंदर हम जितने लोगों को से इंटरेक्ट करते हैं उनको हम समझा सकते हैं. मैडम के पास फैमिलीज आई, उनको समझा दिया. मेरे पास पेशेंट्स आए, मैंने एक को समझाया, उसके थ्रू उसने अपनी पूरी फैमिली को समझाया. बट स्टिल
हमारी रीच वहां तक नहीं हो सकती जहां तक एक ऑर्गेनाइजेशन की रीच हो सकती है। ये आप लोगों पे है कि अगर आप इन चीजों को मानते हैं, हम लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं, वी कैन बी इन्वॉल्व, बट टू रीच आउट टू द पब्लिक इट इज फाइनली इट्स अ वेरी बिग टास्क, क्योंकि हम जितना मर्जी पैशन लें, आई एम प्रीटी श्योर हम वो डेली बेसिस पे नहीं कर पाएंगे। सो ये एक इस तरह के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आप एटलीस्ट मेट्रोज में बनाना को बहुत मुश्किल नहीं है। और अब जैसे हम जूम पे हैं, आप ये देखिए कि इन टेक्नोलॉजी का यूज करके तो यू कैन क्रिएट हंड्रेड्स ऑफ पीपल टुगेदर हु कैन स्पीक, यू कैन हैव वन, दे कैन डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स, द सेम प्रॉब्लम समबडी मे हैव ओवरकम। जो आपने कहा कि पॉजिटिव आप दूसरे को हेल्प करें अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात करके। आपने अगर हमने कहा कि मुझे टबैको है, मैंने कहा टबैको अच्छा नहीं है, मेरी आदत तो छूटी छूटी, मैंने 2 और की भी छुड़वाई। इसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे ना। सो दैट इज हाउ वी नीड टू एक्चुअली मूव फॉरवर्ड। सो आई थिंक एक मेजर रोल ऑर्गेनाइजेशंस का जो कि एक्चुअली पैशनेट है इन चीजों के बारे में, और वो सिर्फ एक टबैको नहीं, जितनी भी हमारे ऐब हैं उन सब के लिए अगर हम बैठे ग्रुप्स बनाए, लोगों को इन्वॉल्व करें, तो मेरे हिसाब से आज आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए किसी एक पर्टिकुलर का, तो आप देखिए 1 मिनट में 250 लोग पूरे हो जाते हैं। टेलीग्राम ग्रुप बनाना पड़ जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर ठीक से इसका प्रचार किया जाए तो मुश्किल नहीं है कि हम लोगों को सिखा सकते। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। उदय मन्ना जी, ये मैसेज आपके लिए है। जी सर, बिल्कुल, वी आर रेडी सर। Uday Manna is not alone. You are with us, sir. If you are with us, I know. So I will proceed the Bihar Yatra very soon. The day No, after. and you must and create such groups. जैसे डॉक्टर भरत गोपाल ने सुझाव दिया है, create small groups of positive thinkers who will take positive messages to de-addict people from bad chronic disease, not habit. I will now stop using the word habit. I learned that from Dr. Bharat Gopal. I will now start using the word chronic disease. Help people to overcome from chronic disease. Like, we talk about, diabetes, we talk about hypertension, we talk about a lot of non-communicable disease. This is also a non-communicable disease. It is categorized as a non-communicable disease. We must help those people who are today victims. Any other questions anybody has got? Otherwise, Shabnam ji, you may continue. Thank you so much. Such a nice and effective webinar today.